नमस्कार। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ईरान इजराइल संघर्ष। और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि इसका भारत के जॉब मार्केट और हमारे करियर पर क्या असर पड़ सकता है। हमारे पास इससे जुड़ा एक विस्तृत विश्लेषण है। जी हाँ, बिल्कुल। ये संघर्ष ज्योग्राफिकली भले ही मध्य पूर्व में हो, लेकिन इसके जो आर्थिक और अब कहें राजनीतिक असर हैं, वो पूरी दुनिया में महसूस होते हैं। और भारत तो जाहिर है इससे अछूता नहीं है। हाँ, तो आज हम इसी पर ज़रा गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के अलग-अलग सेक्टर्स, युवाओं, पेशावरों के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत संक्षेप में ये संघर्ष है क्या? मतलब इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये तो काफी पुराना मुद्दा लगता है। हाँ, ये एक लंबा चलने वाला और काफी गहरा राजनीतिक और सैन्य गतिरोध है। इसकी वजह देखिए, विचारधारा में भी हैं, धार्मिक भी हैं और जाहिरी तौर पर भू राजनीतिक शक्ति संतुलन की लड़ाई भी है। और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है, खासकर जब ईरान जैसा देश इसमें शामिल हो? देखिए, जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है और खासकर ईरान जैसा बड़ा तेल उत्पादक देश केंद्र में हो, तो ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ना लाजमी है। वो जो हॉर्मोस जलममरू मध्य है ना, हाँ हाँ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। बिल्कुल, दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार वहीं से गुजरता है। तो वहां कोई भी रुकावट आती है या उसका डर भी पैदा होता है, तो सबसे पहले तो ईंधन की कीमतें बढ़ने लगती हैं। अच्छा। और फिर वैश्विक सप्लाई चेन वो बाधित होती है। शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा तो रहता ही है। और भारत जैसे देश जो मतलब तेल के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है, उनके लिए यह स्थिति और मुश्किल हो जाती है। सीधा आर्थिक दबाव बनता है। ये सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होने की बात नहीं है, हर चीज पर इसका असर पड़ता है। और एक और बात जो भारत के लिए इसे और पेचीदा बनाती है वो ये कि हमारे तो ईरान और इजराइल दोनों के साथ ही मजबूत रिश्ते रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। एक तरफ ईरान है जो ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से और कनेक्टिविटी के लिए, जैसे चाबहार बंदरगाह, हाँ, चाबहार बहुत महत्वपूर्ण है। जी, वो एक अहम भागीदार है। दूसरी तरफ इजराइल है जिसके साथ रक्षा, तकनीक, कृषि, इन सब में हमारी बहुत मजबूत साझेदारी है। तो ये संघर्ष इन रिश्तों को कैसे प्रभावित कर सकता है? मतलब चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स पर या रक्षा सौदों पर क्या सीधा असर दिख सकता है? देखिए, अगर तनाव बहुत बढ़ता है तो इन रिश्तों में संतुलन बनाना मुश्किल होगा। किसी भी तरह की बाधा, चाहे वो ईरान के साथ ऊर्जा या कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में हो या इजराइल के साथ रक्षा या तकनीक के सौदों में, वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, हमारी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन योजनाओं और व्यापार पर असर डालेगी। और इन सब का असर फिर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर पड़ेगा। निश्चित रूप से ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये तो हुई मतलब बड़ी तस्वीर, कूटनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था। अब जरा जमीन पर आते हैं। भारत के जो अलग अलग उद्योग हैं उन पर इसका क्या असर दिख रहा है या दिख सकता है? कौन से सेक्टर्स ज्यादा वल्नरेबल हैं? सबसे पहले तो जैसे हमने कहा, तेल और गैस सेक्टर, वो तो सीधे प्रभावित होता है। फिर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ईंधन महंगा होने से इनकी लागत बढ़ जाती है। हाँ, तो मतलब सामान लाना ले जाना महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। इसका असर फिर एफएमसीजी जैसी कंपनियों पर भी आता है। आईटी सेक्टर की बात करें तो जिन कंपनियों के क्लाइंट्स यूरोप या मध्य पूर्व में हैं, उन्हें प्रोजेक्ट्स में देरी या शायद बजट में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। ऑटोमोटिव सेक्टर भी सप्लाई चेन की दिक्कतों से जूझ सकता है। निर्यात आधारित जो भी उद्योग हैं उन पर असर पड़ सकता है। तो क्या सभी सेक्टर्स पर नकारात्मक असर ही होगा या कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें शायद फायदा हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब पर बुरा ही असर हो। कुछ क्षेत्रों में मांग बढ़ भी सकती है। जैसे आप सोचिए, जब भू राजनैतिक तनाव बढ़ता है तो देशों का फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा पर बढ़ता है। तो रक्षा उत्पादन, साइबर सुरक्षा, इनसे जुड़े उद्योगों में निवेश और नौकरियां वो बढ़ सकती हैं। अच्छा, ये एक अलग पहलू है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टार्टअप्स हैं या छोटे व्यवसाय हैं, उनके लिए शायद फंडिंग जुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो हो सकता है वो हायरिंग थोड़ी धीमी कर दें। सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र, इन पर असर में क्या फर्क देखने को मिल सकता है? आमतौर पर यह देखा गया है कि सरकारी नौकरियों में, खासकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश मामलों से जुड़ी हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है या फिर खुफिया एजेंसियां हैं, रॉ, आईबी या अर्धसैनिक बल हैं, CAPFs वगैरह। जी, सीएपीएफ, इनमें ऐसे समय में स्थिरता बनी रहती है। बल्कि कई बार तो भर्तियां बढ़ भी जाती हैं, क्योंकि सरकार का फोकस इन क्षेत्रों पर बढ़ जाता है। जो लोग यूपीएससी या दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विदेश नीति,
आर्थिक स्थिरता, इन मुद्दों पर अब और ज्यादा ध्यान देना होगा। और प्राइवेट सेक्टर का क्या? प्राइवेट सेक्टर वो वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। जैसा हमने पहले बात की, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट वाले बिजनेस, इनमें प्रोजेक्ट्स में देरी, बजट कट्स या फिर प्रमोशन और नई भर्तियों की रफ्तार धीमी होने की संभावना ज्यादा रहती है। फ्रीलांसरों के बारे में क्या? और उन छात्रों के बारे में जो विदेश में पढ़ने जाने की सोच रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ सकता है? फ्रीलांसरों के लिए मिला-जुला असर हो सकता है। जिनके क्लाइंट्स मान लीजिए प्रभावित क्षेत्रों या उद्योगों से हैं, उन्हें शायद प्रोजेक्ट्स होल्ड पर जाने या पेमेंट में देरी का सामना करना पड़े। हाँ, ये तो रिस्क रहता है, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल स्किल्स की मांग बढ़ भी सकती है, जैसे कंटेंट क्रिएशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, साइबर सुरक्षा कंसल्टेंसी है। इन चीज़ों की ज़रूरत बढ़ सकती है। और विदेश में पढ़ाई? विदेश में पढ़ाई के लिए देखिए, अगर कोई छात्र इजराइल जैसे संघर्षरत क्षेत्र में जाने की सोच रहा था, तो सुरक्षा एक बड़ी चिंता होगी। इसके अलावा जो वैश्विक आर्थिक अस्थिरता है, उसका असर लोन की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। स्कॉलरशिप मिलना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए और रहने का खर्च भी बढ़ सकता है। वीज़ा प्रक्रिया में भी देरी हो सकती है। तो ये पूरी जो हमने चर्चा की, इससे करियर प्लानिंग के लिए क्या सबक मिलते हैं? मतलब इस अनिश्चितता भरे माहौल में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो है लचीलापन, अडेप्टेबिलिटी, और लगातार अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना। किसी एक स्किल या एक ही सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से बचना चाहिए। यानी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे क्षेत्रों पर फोकस करना शायद ज्यादा फायदेमंद हो जो बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं या जो भविष्य की समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, या जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं। और स्किल्स के लिहाज से डिजिटल स्किल्स तो अब बहुत ज़रूरी हो गए। डेटा एनालिसिस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, संकट के समय सही निर्णय लेने की क्षमता, ये सब स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा, एआई, एडटेक, फिनटेक, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अक्सर ऐसे मुश्किल समय में भी अच्छा करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान इजराइल संघर्ष जैसी घटनाएं, चाहे वो हमसे भौगोलिक रूप से कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमारी ये जो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, इसमें इनका असर भारत के करियर लैंडस्केप तक पहुंचता ही है। महंगाई के जरिए, निवेश के जरिए, सप्लाई चेन और नौकरियों के जरिए। जी हाँ, और देखिए, ये घबराने का समय नहीं है, बल्कि तैयार रहने का, जानकारी रखने का और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का समय है। वैश्विक घटनाओं पर नजर रखना, अपने स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना और करियर की योजना बनाते समय इन अनिश्चितताओं को भी ध्यान में रखना, यही समझदारी है। भविष्य तो हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन तैयारी हमें मदद करती है। बिल्कुल, तैयारी और लचीलापन, ये हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देते हैं। इस बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण और उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी यहाँ आकर और इस चर्चा में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।